गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम विक्रम है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कलायत में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सहायक संधि। तो सहायक संधि की शुरुआत भारत में लॉर्ड वेल्जली ने की थी। इसकी शुरुआत 1798 में की गई थी। लेकिन सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को भारत में शुरू करने का श्रेय फ्रांसीसी बस्तियों के वायसराय डुप्ले को दिया जाता है। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और लॉर्ड वेल्जली से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉनसाउर नामक गवर्नर भारत में आए थे। तो लॉर्ड वेल्जली ने कहा था कि इन गवर्नर ने भारत को मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। तो जो सहायक संधि स्वीकार करता था तो उस राजा को कुछ संधि शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थी जो इस प्रकार हैं। भारतीय राजाओं की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। यानी कि जो भी भारतीय राजा अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करेगा तो उस भारतीय राजा की जो विदेश नीति है उस पर अब कंपनी का नियंत्रण होगा। वह कोई युद्ध नहीं करेंगी। वह राजा बिना कंपनी की अनुमति के किसी से कोई युद्ध नहीं करेगा तथा अन्य राजाओं से भी बातचीत करनी है वो भी कंपनी के माध्यम से होगी। ठीक है। तो सबसे पहली थी विदेश नीति। ठीक है। तो इस नीति के द्वारा वेल्जली भारतीय देशीय राजाओं की विदेश नीति पर नियंत्रण करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। दूसरा शर्त है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होती थी तथा उस सेना का खर्च भी उस राजा को उठाना पड़ता था। ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों को बिना खर्च के एक बड़ी सेना तैयार कर सकते थे। लेकिन वो राजा यदि ब्रिटिश सेना को रखेगा तो उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी सेना अलग से रखेगा। इसलिए वो राजा अपनी सेना या सैनिकों को निकाल देते थे। तीसरी शर्त थी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। यानी कि उस राजा को अपने राज्य में एक ब्रिटिश अधिकारी को रखना होगा जो उस राजा की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य अपने यहाँ अंग्रेज़ों को छोड़कर अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये था कि अपने राज्य में अंग्रेज़ों को छोड़कर वो फ्रांसीसियों, डचों, ठीक है, या कोई भी अन्य यूरोपीय देश का व्यक्ति है उसको वो अपने यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखेंगे। कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कंपनी कह रही थी कि हम आपकी सिर्फ विदेश नीति को ही देखेंगे, आपके जो आंतरिक मामले हैं उनसे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आपको जैसे शासन करना है आप उसी प्रकार से शासन करिए। छठा, कंपनी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अनेक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। जैसे हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम मराठों का शत्रु था। तो कंपनी कहती है कि हम आपको आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। जब आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी हम आपको सेना प्रदान करेंगे।
सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था हैदराबाद का निज़ाम। तो उन्होंने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद है मैसूर। 1799 में मैसूर पर टिप्पू सुल्तान का शासन था, लेकिन 1799 के मैसूर आंगल तृतीय युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा टिप्पू सुल्तान को हरा दिया जाता है और इसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा वाडियर वंश के एक शासक को नियुक्त किया जाता है और उसके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। उसके बाद तंजौर के साथ सहायक संधि की जाती है। फिर अवध के साथ 1801 में सहायक संधि की जाती है। कर्नाटक के साथ भी सहायक संधि की जाती है। उसके बाद मराठा। 1802 में मराठा पेशवा अंग्रेज़ों के साथ बेसन की संधि कर लेता है और इस संधि के द्वारा ही वह सहायक संधि को भी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद भोंसले, सिंधिया, होलकर आदि मराठा जो शासक हैं वो भी धीरे धीरे सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। सहायक संधि के लाभ। तो सहायक संधि का पहला लाभ कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होगी। ठीक है, तो भारतीय देशी राज्यों और कंपनी में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनकी विदेश नीति को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसके साथ साथ वहाँ के शासक को अपन एक ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, तो जिससे सेना अंग्रेज़ों के पास एक बड़ी सेना भी तैयार हो गई और किसी भी मामले में कंपनी ही अपने अधिकार क्षेत्र से उस राजा को किसी भी प्रकार से धमकी दे सकती थी। दूसरा कारण है, लाभ है, कंपनी के पास एक बड़ी सेना आ गई। बिना खर्चे के बिना अंग्रेज़ों के पास एक बड़ी सेना आ गई, क्योंकि उस सेना का खर्च सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा को देना होता था। तीसरा, फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति। सहायक संधि को लाने का एक मकसद ये भी था कि अंग्रेज़ फ्रांसीसी जो उनके सबसे बड़े शत्रु थे उनसे वो प्रभाव क्षेत्र की समाप्ति चाहते थे। ठीक है, जैसे टिप्पू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी, लेकिन जैसे ही टिप्पू सुल्तान की मृत्यु होती है वहाँ पर वाडियर वंश का शासक आता है तो वो अंग्रेज़ों से सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। इसके द्वारा अंग्रेज़ अपने शत्रुओं को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर लेते हैं। चौथा है शांति स्थापना। तो अंग्रेज़ बिना किसी युद्धों के अपने अधिकार क्षेत्र को सहायक संधि के द्वारा बढ़ा रहे थे, जिसे कह सकते हैं कि बिना युद्धों के वो अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। पांचवा है भारतीय रियासतों पर आसानी से नियंत्रण। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया। तो सहायक संधि से क्या क्या हानियाँ हुई? कंपनी की सेना का आर्थिक बोझ भारतीय राज्यों पर। तो जो भारतीय राजा हैं अब सेना का खर्च सारा उनको उठाना पड़ता था, जिससे धीरे धीरे वो कंगाल हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। दूसरा है भारतीय राजाओं का सैनिक शक्ति का पतन। किसी भी राजा के पास जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो सैनिक शक्ति होती है, लेकिन सैनिक शक्ति भारतीय राजाओं के पास नहीं रही थी
और वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गए। तीसरा है भारतीय राज्यों के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप। तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपकी विदेश नीति देखेंगे लेकिन आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारतीय मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय राजा धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। धन्यवाद।